हेलो स्टूडेंट्स। नाउ मैं आज यूनिट 4 का जो नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रही हूँ ये है मेरा प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। और जो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आप लोग प्रोबेबिलिटी निकालना तो ऑलरेडी जानते हैं, ये तो 11th-12th का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी के लेने जा रही हूँ, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। तो बेसिक आप प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी जानते हैं, तो इस पर बस मैंने एक वीडियो बनाया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी इस टॉपिक से ऑलरेडी अवेयर हों। तो देखिए यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है तो हम प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद या कोई भी ट्रायल करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। मीनिंग उस एक्सपेरिमेंट के अंदर या उस ट्रायल के अंदर उस इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो फेवरेबल केसेस हैं वो आप काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। जो भी सैंपल स्पेस बना उस ट्रायल के अंदर वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आते हैं। और इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं फॉर हैपनिंग इवेंट ई। अब यहाँ पर हम कुछ थ्योरम्स लेने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। आगे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, तो आपको इसके कुछ क्वेश्चंस देखने के बाद, एग्जाम्पल देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थ्योरम लेने जा रहे हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए क्या स्टेटमेंट है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, आपके पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी। तो यहाँ पर हम और वर्ड का यूज कर रहे हैं, ए और बी। तो ए और बी कहें या ए यूनियन बी कहें, मीनिंग सेम रहेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग of A and probability of happening of B minus probability of happening A intersection B. Intersection meaning A and B दोनों एक साथ हुई। तो इस तरीके से आप A और B की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, या A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, बहुत से क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगी, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या हम कहें A एंड B इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसका मीनिंग उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई होगा, मीनिंग होगा ही नहीं इंटरसेक्शन। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई विल बी जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत जगह हम यूज कर लेते हैं। और इसी को अगर हम और बढ़ा दें आगे, हमने कहा कि हमारे पास 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, और हम इनका यूनियन कह रहे हैं या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, या हम कहें इवेंट बी या हो इवेंट सी। तो किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में से माइनस करिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बाद बी इंटरसेक्शन सी माइनस करिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। अब इसी के बाद हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करते हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम से ही क्लियर है कि हम किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उस पर एक कंडीशन अप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है। कोई कंडीशन ऑलरेडी अप्लाई हो गई तो आप उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी हैपेंड, कि इवेंट बी तो ऑलरेडी हो चुका है, तब उसके बाद इवेंट ए के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, यहाँ एक स्लैश का साइन देते हैं, बी मीनिंग बी ऑलरेडी हैपेंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड, देन दिस डिनोटेड बाय दिस। इस नोटेशन से आप इसको डिनोट करते हैं, और जहां पर इस तरह से डिनोट करते हैं इसी को आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। अब एडिशन लॉ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी।
तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं, देखिए, अकरेंस ऑफ टू इवेंट साइमल्टेनियसली, आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की दो इवेंट एक साथ हुए, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं मतलब ए एंड बी दोनों एक साथ हो रहे हैं इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए ऑलरेडी हैपेंड, ए ऑलरेडी हो चुका है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। तो आप यहाँ पर अगर ये कह रहे हैं कि ए ऑलरेडी हैपेंड, यहाँ ये गलत लिखा है दिस, ये आपके पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड, जब ए ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप ए इंटरसेक्शन बी जब भी काउंट करेंगे, आप ए इंटरसेक्शन बी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से कह दें कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है, किसी के हैपनिंग से किसी दूसरी इवेंट का कोई मतलब ही नहीं है, तब यही फॉर्मूला कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मीनिंग दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये दोनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेपरेट निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको लगता है कि एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होता है, तब आप वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कहाँ पर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी को ए बी भी लिख लेते हैं क्योंकि ए एंड बी पढ़ रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर हम इसी फॉर्मूले को जनरलाइज्ड कर दें कि हमारे पास या तो हमने 2 इवेंट्स लिए, हम कहते हैं इससे ज्यादा इवेंट्स हैं, हमने कहा n इवेंट्स हैं और सारे इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आपसे कहा जाए कि इन सारे इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए a1 इंटू a2 अप टू an, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो सारे इवेंट की आपने सेपरेटली प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि हर इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और उन इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। A can hit a target 4 times in 5 shots, B 3 times in 4 shots, and C 2 times in 3 shots. What is the probability that at least 2 shots hit? तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं जो आपके पास है कि ए के लिए उसने कहा कि उसने 5 शॉट्स फायर किए, 4 टाइम्स हिट हो गए, तो प्रोबेबिलिटी आप ए के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लीजिए कि ए हिट टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि 4 तो फेवरेबल है, 4 टाइम्स हिट हुए हैं और टोटल उसने जो शॉट फायर किए वो 5 है, सो 4/5। इसी तरीके से सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फॉर बी के लिए निकाल लीजिए, बी हिट टारगेट कि बी की हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसने टोटल 4 शॉट्स फायर किए हैं और 3 टाइम्स हिट हुए हैं, तो फेवरेबल केसेस 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शॉट्स इज 3/4। इसी सिमिलरली हम सी के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं कि सी हिट टारगेट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, दिस इज 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स, दिस इज 2/3। आपने तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब उसने कहा एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट, एटलीस्ट 2 में 3 भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट आप 2 कह रहे हैं, तो आप देखिए जितनी भी आप पॉसिबिलिटी बना सकते हैं उस पॉसिबिलिटी को बनाते हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनाई E1 पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं क्या कह रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट मैंने ये केस बनाया कि जो हम आपके पास A है, B है और C है, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों हिट करते हैं टारगेट को, मतलब तीनों ने शॉट फायर किए और तीनों की कंडीशन में ही हिट टारगेट, टारगेट हिट हो जाता है क्योंकि उसने एटलीस्ट 2 कहा तो 3 भी आ सकता है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप किस तरह से प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए ने भी हिट किया, बी ने भी हिट किया एंड सी ने भी हिट किया, और तीनों ही इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि ए के हिट करने से बी का कोई मीनिंग नहीं है, तो तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो पी ए पी बी इंटू पी सी, यहाँ पर हमने लॉ यूज कर लिया। लॉ जब आपने यूज कर लिया तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी थी 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिल जाएगा, दिस इज 2/5, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकेंड इवेंट हमारे पास क्या हो सकता है, ये सेकेंड केस हमारे पास क्या हो सकता है,
सेकंड केस हमारे पास हो सकता है कि ए और बी ने तो हिट किया, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल ले, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी की ए और बी तो हिट करते हैं, और सी क्या करता है, सी चांस को मिस करता है, सी ने मिस किया टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए और बी ने हिट किया, तो ए और बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 एंड 3/4, लेकिन सी ने चांस को मिस किया और सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 2/3। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 4/5 इंटू 3/4 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 1/5। सेकंड क्या कंडीशन, नेक्स्ट और क्या केस हो सकता है, जितने भी पॉसिबिलिटी है सारी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कि मान लीजिए बी और सी तो हिट करते हैं टारगेट को, लेकिन ए मिस करता है, ए ने मिस कर दिया टारगेट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, बी ने हिट किया तो प्रोबेबिलिटी 3/4, सी ने हिट किया प्रोबेबिलिटी 2/3, बट ए ने मिस किया तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 4/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4, 2/3 एंड 1/5, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, दिस इज 1/10 प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद और क्या हो सकता है, नेक्स्ट आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास बन गई कि अब प्रोबेबिलिटी देखिए ए बी ने हिट किया, बी सी ने हिट किया, अब हो सकता है कि अब बी मिस कर जाए चांस को, तो बी के मिस करने के चांस और ए और सी के हिट करने के चांस, ए और सी ने तो हिट किया लेकिन इस बार बी ने मिस कर दिया टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ए और सी के हिट करने की, ए की हिट करने की है 4/5, सी के हिट करने की है 2/3, लेकिन बी ने मिस किया तो इसके मिस करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 3/4, तो आपने इसे कर दिया, दिस इज 4/5, 2/3 इंटू 1/4, ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज 2/15, ये आपके पास हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब सारे इवेंट कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों है, E1 क्या है, सबने हिट किया, E2 ए बी ने हिट किया, E2 के बाद ये नेक्स्ट इज E3 एंड नेक्स्ट इज E4, तो टोटल हमने 4 पॉसिबिलिटीज बनाई हैं। अब आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि एटलीस्ट 2 हो, एटलीस्ट 2 और 3 भी पॉसिबल है, तो जो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है आप उसे कैसे कहेंगे, आप तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 होना चाहिए, तो मतलब प्रोबेबिलिटी या तो आपके पास E1 इवेंट आ जाए और E2 आ जाए और E3 आ जाए और E4 आ जाए, भाई मतलब कोई भी एक केस आ जाए, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, और का यूज कर रहे हैं कि कोई भी एक केस पॉसिबल हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, या तो तीनों कर दे शॉर्ट टारगेट को हिट, या फिर E2 E3 E4 में से कोई एक हो जाए, तो आपने और का यूज किया, अगर और का यूज कर रहे हो मतलब यूनियन का यूज कर रहे हो और आपने यहाँ पर लॉ का यूज कर लिया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप सबकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए आंसर आपके पास था, दिस इज 2/5, नेक्स्ट E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर इज 1/5 प्लस E3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर इज 1/10 एंड E4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर इज 2/15। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 25/30, दिस इज 5/6, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए इसके अंदर हमने लॉ का यूज किया, और कौन से लॉ का यूज किया आपको दिखाती हूँ, जो हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, यूनियन के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये लॉ था हमारा एडिशन थ्योरम, इसका हमने यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन आप किस पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an urn contained 10 white 3 black balls while another contained 3 white 5 black balls। पहले जो उसने दिया है उसे लिखते हैं, उसने कहा फर्स्ट, इसमें उसने कहा कि 10 white, आपके पास 10 वाइट बॉल है
एंड 3 ब्लैक बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। इसके बाद वो कहता है एक सेकंड है आपके पास, इसके अंदर उसने जो हमें दिया है सेकंड में दिया है 3 वाइट, ये आपके पास 3 वाइट बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है, ये आपके पास है। अब वो कहते हैं लैंग्वेज को पढ़े, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टर्न, यहाँ से आपने 2 बॉल को ड्रॉ किया, 2 बॉल्स ये ड्रॉ कर ली एंड पुट इट इनटू सेकंड, और ये जो ड्रॉ की इसको यहाँ पर सेकंड के अंदर पुट किया, तो सेकंड में पुट कर रहे हैं, पुट इनटू सेकंड। वो ये कहता है कि जब आपने ये 2 ड्रॉ कर ली फर्स्ट से, सेकंड में आपने उसको रख दिया, सेकंड में मिक्स कर दिया, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर। अब जब आपने ये दोनों बॉल सेकंड के अंदर डाल दी, इसके बाद आपने इसमें से एक बॉल निकाली, आफ्टर दैट इसके बाद आपने एक बॉल को यहां से ड्रॉ किया, ये किया। अब वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट बॉल, कि अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने 1 बॉल को यहां से ड्रॉ किया सेकंड से वो व्हाइट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन अब किस पर बेस्ड है, जब आप ये 1 को ड्रॉ कर रहे हैं उससे पहले आप 2 बॉल को ऑलरेडी सेकंड में मिक्स कर चुके हैं, मीनिंग कंडीशन पर बेस्ड आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ सेकंड से व्हाइट को ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें 2 बॉल ऑलरेडी मिक्स हो चुकी हैं फर्स्ट से, इसीलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसे 1 बाय 1 केस के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पर हमने जो 2 बॉल निकाली हैं फर्स्ट से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों बॉल, अब बॉल के कलर्स भी डिफरेंट है कि भाई 10 वाइट है 3 ब्लैक है, टोटल 13 बॉल में से 2 बॉल निकाल रहे हैं आप, जिसमें से 10 वाइट और 3 ब्लैक है। अब ये 2 बॉल जो आप निकाल रहे हैं, हो सकता है एक बॉल वाइट हो एक बॉल ब्लैक हो सकता है दोनों वाइट हो सकता है दोनों ब्लैक हो। तो इस तरीके से आपकी जितनी पॉसिबिलिटी है इस 2 बॉल पर, वो पॉसिबिलिटी आप पहले फॉर्म करेंगे। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैंने एक फर्स्ट इवेंट ले लिया E1। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनाई मैंने, फर्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि मैं एक वाइट बॉल निकाल लूं और एक ब्लैक बॉल निकाले, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर, क्या प्रोबेबिलिटी, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, 1 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो 1 वाइट, वाइट बॉल कितनी है, टोटल 10, 10 में से एक चूज कर रहे हैं सो 10C1, और 1 ब्लैक, ब्लैक बॉल कितनी है 3, 3 में से एक चूज कर रहे हैं सो 3C1। टोटल बॉल आपके पास कितनी है 10 + 3 13, और 13 में से 2 बॉल निकाल रहे हैं तो टोटल केसेस कितने हो गए 13C3। ये आपने इसकी, सॉरी 13C2, 2 बॉल निकाल रहे हैं 13C2, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई E1 इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए 10C1 is 10, 3C1 is 3, 13C2 13 into 12 divided by 2 फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल 2 यहाँ पहुंच गया दिस। सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास मिलता है, आंसर आपको मिल गया 10/26 मीनिंग 5/13। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। सेकंड क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी देखो कि आपने 2 बॉल निकाली, अब की बार हो सकता है दोनों बॉल वाइट हो, तो आप कह रहे हैं कि जो दोनों बॉल हैं वो वाइट हैं, तो प्रोबेबिलिटी 2 वाइट बॉल की क्या हो गई, मतलब वाइट में से ही चूज कर रहे हो, टोटल वाइट बॉल है 10, 10 में से 2 बॉल चूज कर रहे हो 10C2, टोटल बॉल है 13, 13C2। इसे सिंप्लीफाई कर लिया 13C2 मीनिंग 10 into 9 divided by 2 factorial, and 13C2 13 into 12 divided by 2 factorial। ये इससे कैंसिल, आगे इसे सिंप्लीफाई कर ले, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाएगी 15/26। और क्या पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए अब दोनों जो बॉल हैं वो दोनों बॉल आपकी जैसे ब्लैक है,
तो नेक्स्ट आपके पास है कि ये जो 2 बॉल्स हैं ये ब्लैक हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स की निकाल लीजिए। अब ब्लैक बॉल्स टोटल कितनी है? 3। 3 में से 2 चूज कर रहे हो तो 3C2। टोटल बॉल 13। 13 में से 2 चूज कर रहे हो 13C2। फिर से आपने ओपन किया 3C2। 3C2 की वैल्यू आपके पास आ गई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/26। देखिए आपने जो 2 बॉल निकालनी थी फर्स्ट में से, उसके 3 केस बनाए और तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब क्या है, इतना काम आपने फर्स्ट के लिए कर लिया। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने कहा कि जो दोनों बॉल है वो आपने किस में पुट कर दी? सेकेंड में पुट कर दी। दोनों बॉल सेकेंड में मिक्स कर दी। तो जब आपने सेकेंड में मिक्स करी तो देखिए इन्हीं 3 इवेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड पर। अब देखिए फर्स्ट इवेंट मैंने क्या दिया। फर्स्ट इवेंट मैंने अभी आपको बताया। मैंने कहा कि जो मेरी फर्स्ट इवेंट है उसमें से मैंने एक वाइट और एक ब्लैक निकाली और दोनों को सेकंड में डाल दिया। तो अगर मैंने दोनों को सेकंड में डाल दिया तो मेरे पास फर्स्ट केस क्या है? एक वाइट थी, एक ब्लैक थी। 3 वाइट बॉल तो ऑलरेडी थी, उसमें एक वाइट और मिक्स हो गई तो टोटल कितनी हो गई? 4 वाइट हो गई। एक ब्लैक बॉल और मिक्स हो गया तो टोटल कितनी हो गई? 6 ब्लैक बॉल्स हो गई। अब मेरे पास सेकंड के अंदर टोटल कितनी बॉल है? 10 बॉल्स हैं, जिसमें से 4 वाइट हैं और 6 ब्लैक हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस मेरा सेकंड इवेंट पर बेस्ड है। सेकंड इवेंट में मैंने कहा कि मैंने जो दोनों बॉल निकाली वो दोनों बॉल मेरी वाइट है। अगर मेरी दोनों बॉल वाइट हैं तो अब मेरे पास सेकंड में क्या केसेस होंगे? दोनों बॉल वाइट हैं तो 3 + 2, तो टोटल बॉल हो गई 5 वाइट बॉल और ब्लैक बॉल एज इट इज रही 5 ब्लैक बॉल। ये हो गया। और जो मेरा थर्ड केस है वो मेरा थर्ड इवेंट पर बेस्ड है। मैंने कहा जो मैंने दोनों बॉल निकाली वो दोनों ब्लैक हैं और दोनों को मैंने किस में पुट किया? सेकंड में पुट किया। तो दोनों अगर ब्लैक हैं तो ब्लैक बॉल टोटल कितनी हो गई? 7। तो 3 तो वाइट रही, लेकिन यहाँ पर आ गई 7 ब्लैक बॉल्स आ गई। अब मेरे पास सेकंड में टोटल 10 बॉल्स हैं। ठीक, अब वो कहता है अब इसमें से एक बॉल निकाल लो और वो बॉल वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम सेकंड में से एक बॉल निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो एक बॉल निकाल रहे हो, ये जो एक बॉल है वो वाइट हो, तो वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो बॉल है वो वाइट हो। ठीक, लेकिन ये मेरी जो डिपेंड है वो मेरा किस पर डिपेंड है? ये मैंने फर्स्ट केस किसके अकॉर्डिंग बनाया है? मैंने E1 पर डिपेंड करके बनाया है, जिसमें मैंने 1 वाइट को ऐड किया। तो इसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल वेयर E1 इज ऑलरेडी हैपेंड, E1 ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद ही ये फर्स्ट मेरे केस बना। तो इसकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई? व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, टोटल 4 व्हाइट बॉल हैं, इसमें से 4 में से एक चूज करनी है, दिस इज 4C1 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल है 10। 10 में से एक चूज करनी, दिस इज 10C1। सो 4/10, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 4/10 एंड दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मेरा फर्स्ट केस डिपेंड ऑन E1 है। अब मेरे पास आता है सेकंड केस। ये जो मेरा सेकंड केस मैंने बनाया, ये किस पर डिपेंड करके बनाया? सेकंड इवेंट पर। यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन सेकंड इवेंट इज ऑलरेडी हैपेंड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब मेरे पास व्हाइट बॉल कितनी है? 5 है। 5 में से एक सेलेक्ट किया, सो 5C1। टोटल बॉल 10, 10 में से एक सेलेक्ट किया, 10C1, सो 5/10। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट मेरे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी? थर्ड केस मैंने किस पर बेस्ड बनाया? थर्ड इवेंट पर बेस्ड है मेरा, दिस इज E3, थर्ड इवेंट पर बेस्ड है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल व्हेन E3 इज ऑलरेडी हैपेंड, तो यहाँ पर आपके पास टोटल व्हाइट बॉल है 3। 3 में से एक सेलेक्ट करोगे, 3C1। टोटल बॉल इज 10, दिस इज 10C1। तो प्रोबेबिलिटी इज 3/10। अब आपने इतना काम कर लिया, यहाँ से आपको पता चल गया कि देखिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को यूज किया। अब क्वेश्चन में उसने पूछा क्या? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए अब। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट बॉल? ठीक, आपको तो एक बार व्हाइट बॉल निकालनी है, तो आपका पर्पस कहाँ सॉल्व होगा? कोई एक व्हाइट चाहिए, या तो फर्स्ट केस हो जाए या सेकंड आ जाए,
या थर्ड आ जाए। मैं क्या यूज कर रही हूँ? और। मैं यूज कर रही हूँ और। ठीक। तो जब मैं और यूज कर रही हूँ तो मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई, या तो मेरे पास फर्स्ट इवेंट आ जाए, फर्स्ट इवेंट हैपनिंग हो, और इस फर्स्ट इवेंट के बाद मेरे पास व्हाइट बॉल मैंने विड्रॉ कर ली, ये ऐसा हो जाए। या और कह रही हूँ तो प्लस साइन आ गया। या मेरे पास सेकेंड इवेंट आ जाए और सेकेंड इवेंट के अकॉर्डिंग मैंने व्हाइट बॉल को विड्रॉ किया, ये प्रोबेबिलिटी आ जाए। और क्या कंडीशन है? फिर प्लस लगाया, थर्ड इवेंट हैपनिंग हो और थर्ड इवेंट के बाद मैं व्हाइट बॉल को विड्रॉ करूं आफ्टर थर्ड इवेंट, ये हो सकता है। तो यहाँ देखिए मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी ऐड हुई। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखिए मैं ये लगाती जा रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लगी और एडिशन लॉ भी लगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक इस क्वेश्चन से समझ आ गया होगा। अब PE1 फर्स्ट इवेंट क्या था? वन वाइट वन ब्लैक बॉल का था। इसकी प्रोबेबिलिटी थी 5/13, आपने ले ली 5/13, ये आ गया। चलिए फर्स्ट इवेंट हैपनिंग हो गया। फर्स्ट इवेंट के बाद उसके बाद व्हाइट बॉल भी विड्रॉ हो गई और इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/10, ये हो गया फर्स्ट। प्लस दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन थी सेकंड इवेंट हो, दोनों व्हाइट बॉल विड्रॉ करी, इसकी कंडीशन थी या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 15/26, आपने ले लिया 15/26। और अगर सेकंड इवेंट हैपनिंग होती है तो सेकंड इवेंट के बाद व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/10। और अगर थर्ड इवेंट हैपन हो रहा है तो थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/26। और इसके बाद व्हाइट बॉल विड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10। ये आपने लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाता है 40 प्लस 75 प्लस 3, दिस इज 118 डिवाइडेड बाय 260। और आगे इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 59/130। इसे यहाँ पर E3 कर लीजिए, दिस इज PE3, ये थर्ड इवेंट है। और आई थिंक आपको ये वीडियो से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉ दोनों क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी बेस थ्योरम। हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूशन में ही आज ये वीडियो लेने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कुछ प्रोबेबिलिटी थ्योरम डिस्कस की। तो आज का जो टॉपिक है ये बेस थ्योरम है। तो चलिए उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो लास्ट में जो लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा था वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था, और यहाँ पर हम बेस थ्योरम ले रहे हैं जिसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी यूज़ करेंगे। देखिए बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, E1, E2, En up to En, these are mutually exclusive events with probability PEI, जिसमें आपको हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है PEIA, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI व्हेन A हैज ऑलरेडी हैपेंड। देन दिस इज इक्वल्स टू, क्या लेंगे आप? दिस इज PI into PAEI, meaning probability of event A when EI is already happened divided by summation of PEI into PAEI, मीनिंग जितने भी आपके पास या इवेंट्स हैं, जैसे यहाँ हमने n इवेंट्स लिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट ऑलरेडी हैपेंड, इन सब का समेशन आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये सारी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे जो यहाँ पर ऑलरेडी समेशन दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास है PEI A, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI व्हेन इवेंट A हैज ऑलरेडी अकर्ड। ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? इवेंट की निकाल रहे हैं। तो देखिए ये जो प्रोसीजर है ये आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा। यहाँ पर एक चीज और बता दूं
कि जैसे आप लिखते हैं PEI, probability of EI when A already occurred, this is equals to, फॉर्मूला लिखा है PEI into PAEI। इसका मीनिंग आप इस चीज को याद रख करिए, ये प्रीवियस वीडियो में हमने कहीं पढ़ा था और ये हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन लॉ में। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI intersection A, meaning probability of event EI and A के intersection की divided by, divided किससे कर रहे हैं, ये जो समेशन है, ये समेशन किसको डिनोट कर रहा है, ये समेशन डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A को। देखिए यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इवेंट की, जहाँ A ऑलरेडी अकर्ड है। तो किस तरह से निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड A दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर हम इसे समेशन में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। देखिए इसे किस तरह से अप्लाई करना है, ये आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अभी फॉर्मूला आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन पर लगाते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। देखिए यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया, हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास है, फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलते हैं, 2 urns कंटेन 4 white 6 blue, 4 white 6 blue। तो सबसे अकॉर्डिंग इसके चलते हैं, आपके पास जो फर्स्ट है इसमें आपको जो गिवन डेटा है वो लिख लीजिए। ये आपके पास है 4 white एंड 6 blue। एंड सेकंड के अंदर आपको गिवन है, इसमें आपको गिवन है दिस इज 4 वाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल, ये गिवन है रेस्पेक्टिवली। वन ऑफ अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इस लाइन को हाईलाइट कर दिया। आपने इन दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट किया एट रैंडम, फर्स्ट को सेलेक्ट कर लिया या सेकंड को सेलेक्ट कर लिया, पहली चीज ये इसलिए हाईलाइट किया। नेक्स्ट, अब सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या किया, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। फर्स्ट को अगर सेलेक्ट किया तो वहां से एक बॉल निकाल ली, और अगर दूसरा क्या है, दूसरा केस क्या है कि अगर सेकंड को सेलेक्ट करें तो सेकंड से एक बॉल विड्रॉ कर ली। अब क्या है इसके बाद, नेक्स्ट मैंने ये हाईलाइट किया, इसके बाद इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट, जो आपने बॉल निकाली वो वाइट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट रन, और सेकंड में पूछा है सेकंड रन। तो इसका मीनिंग आपको सारे जितने भी यहाँ पर हाईलाइटेड किया उन सब चीजों को एक साथ कंबाइंड करते हुए आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया था सेलेक्टेड एट रैंडम, अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम। इसका मीनिंग आपने एक इवेंट हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, फर्स्ट इवेंट मैंने कंसीडर कर लिया। फर्स्ट इवेंट क्या कंसीडर किया, फर्स्ट इवेंट आप लिख सकते हैं कि आपने फर्स्ट को चूज किया। सेकेंड इवेंट आपने ये बना लिया कि आपने सेकेंड को चूज किया। ठीक है, दो इवेंट बना लिए, अब दोनों में से कोई एक ही हैपेंड होगा। फर्स्ट को अगर चूज किया तो फर्स्ट को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपके पास टोटल कितने हैं, दो, दोनों में से एक चूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2, और सेकंड की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई 1/2। ठीक, आपने ये दोनों प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपने क्या किया, अगर आपने फर्स्ट को चूज किया है तो फर्स्ट को चूज करने के बाद आपने क्या किया, एक बॉल को विड्रॉ किया, 1 बॉल इज ड्रॉन। और ये बॉल कैसी है, ये बॉल आपके पास व्हाइट है, एक बॉल को विड्रॉ आप यहां से कर रहे हैं, 1 बॉल इज व्हाइट। तो इसके आगे हम किस तरह से काम करेंगे, चलिए सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट की साइड। एक हमने यहाँ पर एक इवेंट और ले लिया जस्ट डिनोशन के लिए कि हम इसे डिनोट कर रहे हैं। ए इवेंट लिया कि बॉल हम जो विड्रॉ कर रहे हैं बॉल इज वाइट, ये बॉल हमने विड्रॉ करी है, तो इस इवेंट को मैं डिनोट कर रही हूँ ए से। ए का मतलब है बॉल इज वाइट जो आपने ड्रॉ की है। तो फर्स्ट हम आते हैं, अगर मैंने फर्स्ट को सेलेक्ट किया तब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल when even is already happened, इवन को सेलेक्ट किया पहले, उसके बाद एक व्हाइट बॉल को
विड्रॉ किया, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई हुई। कैसे अप्लाई हुई, क्या लिखेंगे, एक बॉल ले रहे हैं वो भी वाइट, टोटल बॉल है वाइट 4 में से एक का सिलेक्शन लिया 4C1, डिवाइड किया, टोटल बॉल है 6 + 4 10 में से एक का सिलेक्शन 10C1, तो ये आपके पास कितना आ गया, 4C1 इज 4, 10C1 इज 10, वैल्यू आ गई आपके पास 2/5, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड क्या है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में सेकंड रन को सेलेक्ट किया और वहां से एक बॉल विड्रॉ करी जो वाइट है, तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल व्हेन सेकंड इवेंट इज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब सेकंड का सिलेक्शन तो हमने पहले ही कर लिया। अब वाइट बॉल कितनी है 4, सो 4C1 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल 4 + 5 इज 9, मीनिंग 9C1, सो 4/9, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/9। देखिए आपको जितनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी आपने सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में उसने जो पूछा उस लैंग्वेज को पढ़िए, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आपने सेलेक्ट किया, जो आपने बॉल निकाली वो फर्स्ट से है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, फर्स्ट इवेंट की, मतलब फर्स्ट जहां पर आपने क्या किया है, वाइट बॉल को विड्रॉ किया है, तो मीनिंग आप यहाँ पे लिख रहे हैं, इस वाइट बॉल के लिए मैंने लिया हुआ है A, दिस इज इक्वल्स टू PE1 इंटरसेक्शन A ले सकती हूँ, फर्स्ट का सिलेक्शन किया और साथ में वाइट बॉल निकाली, ठीक, ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस या टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी है, वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसको बेस थ्योरम में किस तरह से लिखें, या इसको अभी हमने समेशन फॉर्म में कैसे लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज ऑलरेडी हैपेंड डिवाइडेड बाय, और टोटल निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट का सिलेक्शन किया, यहां से हमने वाइट बॉल निकाली, प्लस सेकंड का सिलेक्शन किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और यहां से हमने वाइट बॉल को विड्रॉ किया, दिस अप्लाई करते जाइए, P ऑफ E1, फर्स्ट का सिलेक्शन किया, इसकी प्रोबेबिलिटी थी हाफ, और यहां से वाइट बॉल का लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी 2/5, डिवाइडेड बाय, ये तो सेम ही आ गया 1/2 इंटू 2/5, प्लस अब सेकंड का सिलेक्शन किया 1/2 इंटू, अब सेकंड में से वाइट बॉल निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 4/9, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके ये जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई, दिस इज 2/10 डिवाइडेड बाय 2/10, तो ये बता मेरे पास 1/5, और दिस इज 2/9, सिंप्लीफाई, तो ये सिंप्लीफाई करके आपके पास जो बन जाता है, ये बन गया आपके पास टोटल 2/10 डिवाइडेड बाय 19/45, इसे और आगे सिंप्लीफाई कर ले, सो 2 × 45 डिवाइडेड बाय 19 × 10, सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 5, तो आंसर आ गया 9/19, ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, दिस इज 9/19। अब उसने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कहा, क्वेश्चन में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड से निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये फर्स्ट पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आंसर मिल गया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में लेना है प्रोबेबिलिटी, जहां आप सेकंड का सिलेक्शन ले रहे हैं फॉर वाइट बॉल, तो यहाँ पर इंटर क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ वाइट बॉल, तो ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट, कि हमने सेकंड को सेलेक्ट किया और उसके बाद वाइट बॉल को विड्रॉ किया, तो A डिपेंड्स ऑन E2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट का सिलेक्शन, टोटल प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं फर्स्ट का सिलेक्शन, और फिर वाइट बॉल बेस्ड ऑन E1, प्लस सेकंड का सिलेक्शन लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 PA E2, ये ले लिया, वैल्यू पुट करते हैं,
तो ई टू के सिलेक्शन मतलब सेकंड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी थी हाफ, और इससे सेकंड बैग से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 4/9। तो 4/9 की यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करी, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए के सिलेक्शन की। ये जो अभी हमने निकाली थी ये है 19/45, ये मैंने एज इट इज रख दिया 19/45। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा दिस इज 2/9 divided by 19/45. So 2 into 45 divided by 9 into 19. तो दिस इज 10/19। ये आपके पास आंसर आ गया फॉर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज इन ए बोल्ट फैक्ट्री machine ABC manufacture respectively 25%, 35%, 40% of total। एक बोल्ट फैक्ट्री में 3 मशीन है ABC जो टोटल प्रोडक्शन का 25%, मशीन P 35% और मशीन C 40% प्रोड्यूस करता है। आगे उसने दिया ऑफ देयर प्रोडक्ट 542% आर डिफेक्टिव। जितना इसने प्रोडक्ट बनाया मशीन ए में 5% का डिफेक्टिव मिलता है, 4% का मशीन बी में और 2% मशीन सी से मिलता है। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रेंडम, एक बोल्ट को एट रेंडम ड्रॉ किया गया फ्रॉम द प्रोडक्ट, जितना भी बोल्ट फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और ये क्या मिला, वो डिफेक्टिव मिला। आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी ने मैन्युफैक्चर किया है। तो देखिए मशीन ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसने मैन्युफैक्चर किया उसे मैं इवेंट E1 लूंगी, जो मशीन बी ने मैन्युफैक्चर किया उसे इवेंट E2 ले रहे हैं, और जो मशीन सी ने मैन्युफैक्चर किया उसे हम इवेंट E3 से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ से एट रैंडम एक पीस विड्रॉ करेंगे जो डिफेक्टिव होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसने कह दिया कि ये जो 5% है वो डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है। तो ये जो 5%, 4%, 2% दे रहा है, ये मुझे डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करा देगा। तो देखिए सर मैंने 3 इवेंट से पहले कंसिडर किए कि जो हमने एट रैंडम कोई भी बोर्ड सेलेक्ट किया, पहला इवेंट कि वो मैन्युफैक्चर किया है मशीन ए ने, दूसरा इवेंट हमने क्या ले लिया कि जो हम बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडम वो मशीन बी ने मैन्युफैक्चर किया, और थर्ड इवेंट हमने लिया कि जो हमने बोर्ड सेलेक्ट किया वो मशीन सी ने मैन्युफैक्चर किया है, और एक हमने इवेंट ले लिया कि ये जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव है। ये हमने इस तरह से इवेंट कंसिडर किए। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी किसकी लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, ये टोटल प्रोडक्शन का 25% जनरेट करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मशीन बी की प्रोबेबिलिटी ये था 35%, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.35, और PE3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये आपके पास है 40%, दिस इज 0.40। अब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी जो हमने एक बोल्ट ड्रॉ किया है वो मशीन ए ने ही बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस किस पर डिपेंड है, E1 पर डिपेंड है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हैं, तो डी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी दिस इज इक्वल्स टू, अब डिफेक्टिव पीस की है, इसके लिए उसने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी, हमें निकालना नहीं है, दिस इज 5% उसने कहा, दिस इज 0.05। इसी तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव पीस फॉर मशीन बी, इसके लिए उसने कहा कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से 4%, दिस इज 0.04, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव पीस फॉर मशीन 3 मीनिंग मशीन सी के लिए उसने कहा है दिस इज 2% मीनिंग 0.02। ये आपके पास सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। उसने कहा कि ये जो डिफेक्टिव पीस है वो मशीन बी ने मैन्युफैक्चर किया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मीनिंग वो जो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी की, और डिफेक्टिव पीस मीनिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन D डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस के लिए। सो इसे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिख सकते हैं PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस फॉर मशीन E2
डिवाइडेड बाय PE1, फर्स्ट का सिलेक्शन हमने लिया, यहाँ से डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटी आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ सेकंड मशीन का सिलेक्शन है कि सेकंड मशीन ने मैन्युफैक्चर किया हो, तो यहाँ से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी E2 प्लस थर्ड कप, मान लीजिए थर्ड मशीन ने प्रोड्यूस किया है और यहाँ से डिफेक्टिव पीस होने की प्रोबेबिलिटी दिस इज E3। वैल्यू आपको गिवन है PE2 आपके पास है 0.35, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 0.04, दिस इज 0.04 डिवाइडेड बाय फर्स्ट मशीन ने मैन्युफैक्चर किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 और यहाँ से डिफेक्टिव पीस मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05 प्लस सेकेंड मशीन ने मैन्युफैक्चर किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.35 और इससे डिफेक्टिव पीस मिला है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.04 प्लस नाउ मशीन सी ने किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.40 और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.02। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा दिस इज 0.41। तो आई थिंक आपको ये बेस्ड थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।